नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास के सीरीज में बुद्धि नामक चैप्टर या जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं टॉपिक के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। और ये एक ही लेक्चर में हम लोग बुद्धि से रिलेटेड जितने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और साथियों, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। बुद्धि, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट। अब देखिए, 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। अब बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है, या इसको दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जीवन की समस्याओं को हल करने के गुण को बुद्धि कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्धि क्या है? एक जन्मजात योग्यता है। जब आप जन्म लेते हैं तभी आपको बुद्धि प्राप्त हो जाती है। और ये क्या है? बुद्धि एक मस्तिष्क में बनने वाली अमूर्त संप्रत्यय है। मतलब इसका कोई आकार नहीं है, इसको आप बस इमेजिन कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, बुद्धि के बारे में परिभाषा ये लिखा गया है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को लेकर परिभाषित किया है। और देखिए, ये जितने सारे परिभाषा हैं ये यूपी टेट, सी टेट एग्जाम में पूछ देता है। तो इसको याद करने का तरीका ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि बुद्धि को हमने क्या किया है, तीन रूप में बांट दिया है कि समायोजन की योग्यता, फिर उसके बाद सीखने की योग्यता, फिर उसके बाद अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये याद करना है कि समायोजन की योग्यता में कौन कौन मनोवैज्ञानिक हैं। जैसे स्टर्न है, क्रूज है, बर्ट है, काल्विन है और फ्रीमैन है। सीखने की योग्यता में कौन है? तो बंकिंघम है, डियरबार्न है, मैकडूगल है, थॉर्नडाइक है, फ्रीमैन। और अमूर्त चिंतन की योग्यता में बिने है, स्पीयरमैन है, टर्मन और फ्रीमैन। अब देखिए, हम लोग परिभाषा पे अगर आ जाएं तो देखिए, ये फ्रीमैन ने क्या कहा है कि बुद्धि समायोजन, सीखने व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो देखिए, यहाँ पे समायोजन की योग्यता में भी फ्रीमैन है, सीखने की योग्यता में भी फ्रीमैन है और अमूर्त चिंतन की योग्यता में ही फ्रीमैन है। उसी तरह देखिए बंकिंघम, तो अब बंकिंघम कहाँ पे है? सीखने की योग्यता वाले में है। तो अब यहाँ से इनका परिभाषा क्या हो जाएगा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। उसी तरह टर्मन, तो टर्मन कहाँ पे है? अमूर्त चिंतन की योग्यता में है टर्मन। तो अब यहाँ से कैसे याद होगा कि टर्मन ने क्या कहा था बुद्धि को लेकर कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। चलिए उसी तरह वुडवर्थ, तो बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। फिर उसके बाद वुडरो, तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। और बिने महोदय ने क्या कहा था कि बुद्धि में 4 शब्द निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। रास ने क्या कहा था कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन बुद्धि है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धि के प्रकार, तो देखिए 2 मनोवैज्ञानिक हैं, एक है थॉर्नडाइक, एक है गैरिट। तो दोनों लोग के अनुसार बुद्धि 3 तरह के होते हैं। एक होता है यांत्रिक बुद्धि, एक होता है अमूर्त बुद्धि या जिसे सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं, और तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि। अब देखिए, यांत्रिक बुद्धि के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। यांत्रिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि कहते हैं या स्थूल बुद्धि कहते हैं। मशीन से संबंधित कार्य करने की योग्यता जिसके पास है उसे क्या कहेंगे कि उसके पास यांत्रिक बुद्धि है। अब एग्जाम्पल, कारीगर, वास्तुकार, मैकेनिक, व्यापारी, इतिहासकार। तो देखिए, मैकेनिक है तो गाड़ी बना रहा है, तो यंत्र कोई है उसको ठीक ठाक कर रहा है, तो वो किस टाइप का आ जाएगा? यांत्रिक बुद्धि उसके पास है। फिर से उसके बाद देखिए इतिहासकार, तो इतिहासकार क्या करते हैं कि जगह जगह खुदाई होता है, वहाँ से कोई साक्ष्य निकलता है, तो
चीज़ों को देखकर वो अनुमान लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी होगी। इसलिए इतिहासकार भी क्या हो जाएंगे, यांत्रिक या स्थूल बुद्धि के कैटेगरी में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अमूर्त बुद्धि। तो ये क्या है, तर्क वितर्क करने की योग्यता है। जिसके अंदर तर्क वितर्क करने की ज़्यादा योग्यता होगी उसके पास कौन सी बुद्धि होगी, अमूर्त बुद्धि। जैसे कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, चित्रकार। देखिए दार्शनिक भी है, हर एक चीज़ पे अपना पक्ष रखता है, पॉजिटिव और निगेटिव, समालोचना करता है, आलोचना करता है चीज़ों को। और देखिए वैज्ञानिक हैं, कोई भी सिद्धांत, थ्योरी है उस पे वो विश्लेषण करते हैं, खोज करते हैं। तो ये वैज्ञानिक, कलाकार, दार्शनिक, चित्रकार ये क्या हो जाएंगे, अमूर्त बुद्धि। अब देखिए उसके बाद सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि क्या है कि सामाजिक ज्ञान रखने की योग्यता है, जिसके पास हो तो उसके अंदर कैसी बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बुद्धि की विशेषता के बारे में समझते हैं। बुद्धि क्या है, परिवर्तनशील और विकासशील होता है और बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है। और नेक्स्ट, ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि है। आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उसका कहीं यूज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई क्या कहेगा कि आपके पास बुद्धि नहीं है। फिर बुद्धि के द्वारा ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा बुद्धि में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि एक लिमिटेड है। आप 18 से 20 साल तक होंगे तब तक आपके माइंड का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। फिर उसके बाद आपको बस ज्ञान होगा, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानेंगे। चलिए देखिए यहाँ से शुरू है बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित किया था। जैसे सबसे पहला है एक खंड, एक तत्व, एक कार्य की सिद्धांत। अब ये पूछ देगा कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने। और उनके सहयोगी कौन थे, टर्मन या स्टर्न। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्राचीन एवं प्रथम सिद्धांत था और इस सिद्धांत को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने गलत पाया था, मतलब इसे निरंकुशवादी सिद्धांत मानते थे। इस सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, मतलब बुद्धि को बांटा नहीं जा सकता, सब में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। तो देखिए यहाँ से ये याद करना जरूरी है कि एक खंड, एक तत्व, एक कार्य की सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया दो खंड या तत्व या द्विकार्य की सिद्धांत। तो ये किसने दिया था, स्पीयरमैन। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि दो खंड में विभाजित है, एक सामान्य कारक, एक विशिष्ट कारक। जैसे जब हम लोग का जन्म होता है तो जन्म से ही लोगों के अंदर एक सामान्य बुद्धि होती है। विशिष्ट कारक जो हम बड़े होकर धीरे धीरे अर्जित करते हैं। अगर कोई खिलाड़ी है तो खेल में अपना अच्छा करने के लिए प्रशिक्षण लेता है। फिर कोई वैज्ञानिक है तो सिद्धांतों को पढ़ता है। उसी तरह ये स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि बुद्धि दो खंडों में विभाजित है। इन्होंने द्विकार्य की सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब आ जाते हैं त्रिखंड या तीन खंड का सिद्धांत। तो ये भी किसने दिया, स्पीयरमैन ने। अब स्पीयरमैन को ये समझ आया कि बुद्धि में सामान्य कारक, विशिष्ट कारक तो होता है, उसके साथ साथ उसमें सामूहिक कारक भी होता है। चलिए नेक्स्ट, बहुकार्य की सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। तो ये किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है अनेक खंडों में विभाजित है और अनेक खंडों से मिलकर बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, समूह कार्य की सिद्धांत। और ये पूछ देगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने समूह कार्य की सिद्धांत प्रस्तुत किया था बुद्धि को लेकर, तो लुइस थर्स्टन। अब इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7
प्राथमिक कारणों से मिलकर बनी है। सबसे पहले आंकिक कारण, तो ये क्या होगा, न्यूमेरिकल, मतलब जिसको अंकी ज्ञान ज़्यादा हो, जोड़ घटाना गुणा भाग उसे अच्छी तरह आता हो। शाब्दिक कारक, वर्ड, जिसके पास शब्दों का भंडार हो। स्थानिक कारण, तो ये कल्पना करने की क्षमता, जिसके अंदर इमेजिनेशन करने की क्षमता हो। और फिर उसके बाद तार्किक कारण, तो जिसके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता हो। फिर उसके बाद शब्द प्रवाह कारक, तो ये क्या है कि शब्दों को पहचानने की क्षमता। अगर आप शब्दों को पहचानेंगे नहीं तो एक स्पीड में आप कोई भी चीज़ पढ़ नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद स्मृति कारक, तो ये क्या है, याद करने की क्षमता। फिर नेक्स्ट प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक, ये क्या है कि तुरंत देखकर किसी चीज़ को आप पहचान लें। 10 दिन पहले आप देखें किसी व्यक्ति को और उसके 10 दिन बाद देखें तो देखकर आप तुरंत पहचान लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धि का त्रिआयामी, त्रिविमी या त्रियामी या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, तो इसको किन्होंने दिया था, जेपी गिलफोर्ड 1967 में। इन्होंने ये बताया था कि बुद्धि को लेकर कि विषय वस्तु, संक्रिया और परिणाम, ये तीनों पे आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की किसी भी मानसिक प्रक्रिया या बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों में बांटा जा सकता है। जैसे देखिए कोई भी विषय वस्तु है, जैसे मान लीजिए शाब्दिक है, आकृति है, ये सब को देखकर कोई आप आकृति देख रहे हैं, उसके प्रति आप क्या करेंगे, संक्रिया करेंगे, मतलब कि चिंतन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि कौन सी आकृति बड़ी है, कौन सी आकृति छोटी है। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा। ये परिणाम क्या है, आउटपुट, और विषय वस्तु क्या है, ये इनपुट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैटल तथा हार्न का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत। देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कैटल से केतली, केतली में क्या है, पानी गर्म है या ठंडा है, तो वही तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब इसको किसने दिया था, तो जीएफ फ्लूड ने। देखिए तरल बुद्धि क्या है, तर्क, चिंतन, समस्या का समाधान निकालने की जन्मजात योग्यता, यह आयु के अनुसार क्या होती है, घटती है। ठोस बुद्धि क्या होती है, अर्जित प्रशिक्षण से प्राप्त कौशलोवादी बुद्धि। जैसे एक आदमी है तो वो जाता है आर्मी में, तो उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, एक कमांडो, उसे भी ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या होती है, ठोस बुद्धि समाहित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, इसको किसने प्रस्तुत किया था, तो जॉन बी कैरोल ने। इन्होंने बुद्धि को 3 कारकों में विभाजित किया था, एक सामान्य कारक, एक विस्तृत कारक, एक संकीर्ण स्तर। देखिए सामान्य स्तर में क्या था कि सामान्य बुद्धि, विस्तृत स्तर में क्या था, तरल, ठोस, संज्ञानात्मक तीव्रता और विस्तृत दृष्टि। संकीर्ण स्तर में क्या था कि संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन के द्वारा व्यवहार में संज्ञानात्मक प्रत्यय ज्ञानात्मक तथा प्रगति कार्य में जो परिवर्तन लाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने 1983 में दिया था और इन्होंने बुद्धि को 9 टाइप में बांटा था। और इन्होंने कहा था कि बुद्धि एकांकी न होकर बहुकार्य की है, मतलब ये बुद्धि को 9 भागों में विभाजित किए थे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले भाषाई बुद्धि। अब देखिए जिसके पास भाषाई बुद्धि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो कवि हो सकता है, फिर से वो वकील हो सकता है और इतिहासकार हो सकता है। ये चीज़ों को वो वर्णित कर सके, व्याख्या कर सके कोई भी चीज़ को देखकर। तार्किक बुद्धि, तो ये क्या होगा कि तर्क या अंकों को पहचानने की जिसके पास क्षमता हो। वही स्थानिक बुद्धि, तो कल्पना करने की योग्यता।
जैसे चित्रकार और कवि, उनके पास क्या होगा, स्थानिक बुद्धि होगा। फिर से शारीरिक गतिज बुद्धि, शारीरिक गति मतलब कि आप अपने बॉडी को कैसे मूवमेंट कराते हैं, तो ये किसके पास होगा, एक खिलाड़ी के पास होगा, एक डांसर के पास होगा। फिर नेक्स्ट संगीतज्ञ बुद्धि, तो ये किसके पास होगा, गायक के पास होगा, गायिका के पास होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तो ये क्या कहता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके बिहेवियर को आप जान सकें, पहचान सकें। और चलिए अंतरावैयक्तिक बुद्धि, तो ये क्या है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से अपने आप को समझने की योग्यता। फिर से नेक्स्ट प्रकृतिवादी बुद्धि, तो ये क्या है, प्रकृति में मौजूद अनेक तत्वों को समझने की योग्यता, जैसे किसान, जीव वैज्ञानिक। नेक्स्ट अस्तित्ववादी बुद्धि, तो इसमें कौन आएंगे, योगी, संत, दर्शन शास्त्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पदानुक्रमित या क्रमित महत्व का सिद्धांत, तो इसे कौन दिया था, फिलिप बर्नर या बर्ट ने। देखिए इन्होंने बताया था कि 3 भागों में बांटा था कि सामान्य कारक, विस्तृत कारक और संकीर्ण कारक। अब नेक्स्ट त्रितंत्री सिद्धांत, तो स्टेनबर्ग, इन्होंने भी क्या कहा था कि बुद्धि संदर्भ, घटक और अनुभव में विभाजित होती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि के मापन के बारे में बताया गया है। देखिए बुद्धि के मापन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बीने से पूर्व का काल, तो उस समय क्या होता था, बीने मनोवैज्ञानिक के पूर्व कि शरीर के रचना के आधार पर कोई किसी की बुद्धि की मापन करता था, और ये क्या था, प्रारंभिक काल था। जैसे कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा हष्ट पुष्ट है तो क्या उसको लोग कहते थे कि ये एथलीट होगा। चलिए अब दूसरा बीने का काल, तो बीने का काल कब से कब तक था, तो 1905 से 1911 ईस्वी तक था, और इसको क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक काल। इसमें बीने ने मानसिक आयु के बारे में बताया था। और फिर नेक्स्ट बीने के बाद का काल, तो इसमें क्या था, आधुनिक काल था, या इसमें बुद्धि लब्धि के बारे में बताया गया। अब देखिए बीने से पूर्व के काल में कौन कौन थे, तो गिलफोर्ड थे, गाल्टन थे, कैटल थे। इन लोगों का आधार क्या था, शरीर रचना। और देखिए यहाँ पे लेवेस्टर ने सर्वप्रथम शरीर रचना की दृष्टि से बुद्धि का मापन किया था। फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ये भी एग्जाम में पूछ देता कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने। फिर नेक्स्ट कैटल ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक बुद्धि मापन एवं परीक्षण में बुद्धि मापन का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीने के काल प्रारंभ है 1905 से 1911 तक। तो इनका आधार क्या था, मानसिक आयु। बीने महोदय कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और देखिए बीने के सहयोगी कौन थे, तो साइमन। देखिए इन्होंने कहा था कि बुद्धि मंद, सामान्य, उच्च 3 कैटेगरी में विभाजित करके बुद्धि का इन्होंने मापन किया था। और बीने का जो बुद्धि मापन का सिद्धांत था, तो ये छोटे बालकों के लिए था और ये फ्रेंच भाषा में था। और ये किस प्रकार का बुद्धि मापन था, शाब्दिक परीक्षण था। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। बीने के सहयोगी कौन थे, साइमन, तो इसलिए बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में। देखिए इसका संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन 1908 में। इस संशोधन में क्या हुआ कि 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए ये बुद्धि मापन का सिद्धांत लाए, और द्वितीय संशोधन 3 साल बाद 1911 में ये 3 से 16 वर्ष के बालकों के लिए
बुद्धिमापन का सिद्धांत लाए। देखिए नेक्स्ट, 1911 में जर्मनी के स्टर्न और कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। बुद्धि लब्धि का मतलब होता है मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु। देखिए ये फार्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, तो मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु। अब बुद्धिमापन का आधुनिक काल वो कब से शुरू है, 1911 के बाद। देखिए ये बुद्धि लब्धि के आधार पर ही बुद्धिमापन का कार्य किया गया। और किसने किया, टर्मन ने 1916 में। देखिए बुद्धि लब्धि बराबर क्या होगा, मानसिक आयु मेंटल एज अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो इस यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। ये आपका आईक्यू लेवल मतलब बुद्धि लब्धि क्या है। और देखिए ये बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का सबसे सफल संशोधन माना जाता है। अब देखिए बीने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, तो देखिए बीने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण में ये अमेरिकी बालकों के लिए बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से बतलाया गया है कि किसी बालक की, जैसे क्वेश्चन है कि किसी बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसका आईक्यू क्या होगा या बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो आईक्यू बराबर क्या होता है, मेंटल एज अपान वास्तविक आयु। देखिए इसकी मानसिक आयु कितना है, 8 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष तक। गुणते 100, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा, 80%। मतलब उस व्यक्ति का आईक्यू कितना होगा, 80%। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बुद्धि लब्धि का टर्मन द्वारा दिया गया वर्गीकरण। जैसे देखिए अलग अलग आईक्यू लेवल के अनुसार बच्चों को बांटा गया है। जैसे जिस बच्चे का आईक्यू लेवल 140 या उससे ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिभाशाली या जीनियस। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल 130 से 139 होगा उसे प्रखर या अति श्रेष्ठ, वेरी सुपेरियर। 120 से 129 के बीच में तो तीव्र या श्रेष्ठ। 110 से 119 के बीच में तो ये क्या होगा, औसत से अधिक, एबव एवरेज। फिर 90 से 109 तो क्या होगा, सामान्य या औसत। फिर 80 से 89 तो ये क्या हो जाएगा, सीमावर्ती और अल्प मतलब कि डल बुद्धि। और जिसका आईक्यू लेवल 70 से 89 होगा उसे क्या बोलेंगे, औसत से कम मतलब बिलो एवरेज। और जिसका आईक्यू लेवल 50 से 69 होगा उसे क्या बोलेंगे, मूर्ख या फीबल माइंडेड। और जिस बालक का 25 से 49 होगा उसे मूढ़, और जिसका 25 से भी कम होगा उसे जड़, एकदम इडियट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, ये अलग अलग बुद्धि परीक्षण थे, इसीलिए इसको कहते हैं WAIS। और एक होता है WCIS। तो इसमें क्या होता है, वेस्लर बच्चे बुद्धि परीक्षण, ये इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। तो देखिए अब उसके बाद आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, ये पूछ देता है कि आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, आर्मी बीटा परीक्षण क्या है। देखिए आर्मी अल्फा परीक्षण में क्या होता था कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता था, और आर्मी बीटा परीक्षण में अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता था। देखिए आर्मी अल्फा परीक्षण में अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय बुद्धि परीक्षण ये खोजा गया, और उस अनुसार लोगों को भर्ती किया जाता था सैनिकों में। और ये आर्मी बीटा परीक्षण पढ़े लिखे तथा अनपढ़ व्यक्तियों के लिए भी लागू था। फिर से नेक्स्ट,
बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, फर्स्ट इन इंडिया। तो ये फर्स्ट इन इंडिया 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए लाहौर विश्वविद्यालय सम्मेलन में 1912 में CH राइस ने शाब्दिक बुद्धि परीक्षण प्रस्तुत किया था। फिर से नेक्स्ट, भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो देखिए इसका सबसे पहले ये यूपी टेट के एग्जाम में एक बार पूछे थे, इसके कितने चरण हैं। तो इसके कितने चरण हैं, 5 चरण हैं। और ये कहाँ पे, इलाहाबाद यूपी में। फिर उसके बाद चंद्र मोहन भाटिया ने भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण खोज किया था। और ये क्या था, भारत में प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होगा कि आप इंडिविजुअल एक आदमी की बुद्धि के बारे में जानेंगे। सामूहिक में एक साथ 10 लोग बैठे रहेंगे, सबके बुद्धि के बारे में आप जानेंगे। देखिए इसमें व्यक्तिगत में क्या होगा कि समय अधिक लगेगा। एक व्यक्ति को आप उसके विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। और ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। और इसमें क्या होता है कि सामान्यतः परीक्षार्थी के गुण एवं दोष के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। और ये छोटे बालकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। फिर से उसके बाद सामूहिक में क्या होगा कि समय कम होता है, यह केवल शाब्दिक होता है। और यह सामान्यतः बड़े बालकों के लिए उपयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि क्या होता है कि संवेग, जिसमें संवेग हो, जैसे प्रेम, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, इन पर नियंत्रण जानने पहचानने वाली बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। देखिए डेनियल गोलमैन तो सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या करके संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्ध बनाया। तो अब ये पूछ देगा कि संवेगात्मक बुद्धि को किसने दिया, तो डेनियल गोलमैन ने। अब देखिए व्यक्ति की सफलता का आधार क्या होता है, बुद्धि, जिसमें 20% कार्य होता है, और संवेगात्मक बुद्धि 80%। जैसे मान लीजिए आपके पास बुद्धि है, आपको ज्ञान है कि हाँ हमको यूपी टेट एग्ज़ाम देना है, लेकिन आपको उससे भय ही नहीं यूपी टेट एग्ज़ाम से लेकर। आपको ये लग रहा है कि हम तो पास हो जाएंगे, बिना पढ़े पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब आपको भय नहीं है तो आप अपनी बुद्धि का भरपूर यूज नहीं करेंगे, ये आपके सफलता में बाधक होगी, अच्छे नंबर लाने में बाधक होगी। इसलिए आदमी के पास बुद्धि होता है, लेकिन उसके साथ संवेगात्मक बुद्धि, इसको जो बोला जाता है समझ, कि आदमी में समझ विकसित होनी चाहिए। देखिए संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि संवेगात्मक बुद्धि बटा में वास्तविक बुद्धि गुणित 100। अब इसकी विशेषता क्या है कि स्वयं को समझने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि में, और स्व अभिप्रेरित करने की योग्यता, और आत्म मूल्यांकन करने की योग्यता, या अंतर वैयक्तिक संबंध पहचानने की योग्यता। तो ये किस में आता है, संवेगात्मक बुद्धि में। तो दोस्तों ये बुद्धि चैप्टर में कंप्लीट लेक्चर था बुद्धि का। आप इसको 1 से 2 बार देखिए और ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इधर उधर से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम भी जब पढ़ाई किए तो बहुत सारे वीडियो देखें और सबका निचोड़ ये मेरा नोट्स है। तो प्लीज़ इसको 1 से 2 बार देखिए। और साथियों मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।